गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजा स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने इससे पहले देखा कि हमने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ही पार्ट 4 दे दिया है। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ही पार्ट 5 दूंगी और इसमें रिनेसा में ही आगे हम आपको बताएंगे कि जब रिनेसा आता है तो उसके बाद लिटरेचर पर उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। उसके पहले लिटरेचर कैसे था ये तो हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि लिटरेचर पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और रिनेसा में ही पीरियड्स कैसे डिवाइड हो जाते हैं, किस पीरियड में क्या क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 5 और रिनेसा की टाइमिंग क्या है 1453 टू 1660। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ रिनेसा कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग पीरियड। जो हमारा रिनेसा होता है उसका जो है वो कितने पीरियड में डिवाइड होता है वो चीज यहाँ पर आपको हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1453 टू 1558 ये हमारा होता है अर्ली रिनेसा और बर्थ ऑफ रिनेसा। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि रिनेसा की बस शुरुआत होती है, उसका जन्म होता है। और कोई चीज जब जन्म होता है तो उसमें मैच्योरिटी तो रहती नहीं है, बस उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो वही चीज आपको जो है इसमें आप लोग देखेंगे 1453 टू 1558 में कि बस अर्ली रिनेसा होती है, उसमें ज्यादा कोई मैच्योरिटी नहीं आई होती, बट स्टार्टिंग हो चुकी होती है। आफ्टर दैट सेकेंड पीरियड इज 1558 टू 1603। ये होता है हमारा एलिजाबेथन एज और मैनहुड ऑफ रिनेसा। यहाँ पर फ्रेंड्स रिनेसा में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है। और फ्रेंड्स एक चीज और, एलिजाबेथन एज जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एलिजाबेथन एज में ही आपके शेक्सपियर हो गए, स्पेंसर हो गए, ये सब लोग इसी एज में आते हैं। तो फ्रेंड्स आप जब भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें तो वहां पर एलिजाबेथन एज के बारे में डीप नॉलेज रखें, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थर्ड पीरियड इज 1603 टू 1625। ये हमारा होता है जैकोबियन एज और मिडिल एज ऑफ रिनेसा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अर्ली एज में तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पीरियड होता है वो होता है एलिजाबेथन एज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जैकोबियन एज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैकोबियन एज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो आपको जब भी रिनेसा में ये जो पीरियड्स डिवाइड हुए हैं उसमें पढ़ने की बात आएगी तो आप एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज इन दोनों को एकदम से इम्पोर्टेंस दे करके ही पढ़ेंगे, जिससे कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो ये। नेक्स्ट पीरियड इज 1625 टू 1660। ये हमारा होता है प्यूरिटन एज और ओल्ड एज ऑफ रिनेसा। इस एज में फ्रेंड्स क्या होता है कि रिनेसा के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। रिनेसा में जो भी चेंजेस होने वाले होते हैं वो सब कुछ हो चुके होते हैं, क्योंकि ओल्ड एज होता है। कहने का मतलब ओल्ड एज को आप ये समझ सकते हैं कि मैच्योरिटी ऑफ रिनेसा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको फ्रेंड्स पीरियड तो बता दिया, अब आगे हम आपको बता रहे हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ रिनेसा ऑन लिटरेचर। रिनेसा का लिटरेचर पर क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वही चीज हम आपको बताने चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पोइट्री ऑफ अर्ली रिनेसा। अर्ली रिनेसा का जो है उस टाइम में, जैसे रिनेसा की जब स्टार्टिंग होती है तो उस टाइम पे पोइट्री कैसी होती है, ये चीज यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। It was a spirit of Renaissance humanism which fostered English poetry। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है अर्ली रिनेसा का ही स्पिरिट होता है कि जो कि इंग्लिश पोइट्री को प्रभावित करता है, मतलब प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, रिनेसा ह्यूमनिज्म होता है जो कि इंग्लिश पोइट्री को आगे बढ़ाता है। नाउ द लिटरेरी बैरननेस ऑफ पोस्ट चौसरियन पीरियड वॉज ओवर। जब हमारा अर्ली रिनेसा स्टार्ट हो जाता है तो फिर इसके पहले हमने आपको पिछले वीडियो में आपको चौसर जी के बारे में पढ़ाया था कि चौसर जी जब आते हैं तो क्या क्या पोइट्री में मतलब करते हैं और किस तरीके से वो जो है इंग्लैंड में जो पोइट्री होती है उसको आगे ले चलते हैं। तो वही चीज, लेकिन जब चौसर जी का पीरियड खत्म हो जाता है, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है ना, पोस्ट चौसरियन पीरियड वॉज ओवर। जब चौसर जी का पीरियड ओवर हो जाता है, मतलब उनका लास्ट टाइम आ जाता है, तब उसमें क्या होता है कि इंग्लैंड में जो पोइट्री होती है उसमें बैरननेस आ जाती है, मतलब कमी आ जाती है, नीरसता आ जाती है। तो वही चीज, लेकिन जब अर्ली रिनेसा आती है तो फिर से जो है वो क्या होती है, उसमें स्टार्टिंग से जैसे होता क्या है कि थोड़ा सा उसमें जो नीरसता रहती है वो खत्म हो जाती है
और उसमें भी कुछ नयापन शुरू होने लगता है। तो वही चीज इसमें बताया जा रहा है कि नाउ द लिटरेरी बैरनेस ऑफ पोस्ट चौसरियन पीरियड वाज ओवर। जब अर्ली रिनेसा होती है तब इसके बाद जो पोइट्री में बैरनेस होता है वो खत्म होने लगता है। इसके बाद फिर ये आते हैं याट एंड सरे लेड इंग्लिश पोइट्री टू द पॉइंट वेयर सिडनी स्पेंसर कुड एक्सपेरिमेंट विद पोइट्री। इसके बाद फिर क्या होता है, याट एंड सरे ये दो पोएट आते हैं जो कि इंग्लिश पोइट्री को उस स्थान पर ले जाते हैं, कहने का मतलब उस जगह पहुंचा देते हैं जहां पर इनके बाद जो सिडनी और स्पेंसर आते हैं वो पोइट्री के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे। एक्सपेरिमेंट मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें नए नए तरीके देते हैं, जैसे नई नई टेक्निक उसमें यूज करते हैं। पोइट्री में भी टेक्निक का यूज करते हैं कि किस तरीके से पोइट्री को और अच्छे से किया जा सके। तो वही चीज इसमें बताया जा रहा है। द पोएट्स ऑफ द पीरियड आर, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि अर्ली रिनेसा के जो फेमस पोएट्स होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं और उनके जो फेमस वर्क्स होंगे वो भी हम आपको साथ में बताते चलेंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि नेट वगैरह में ये पूछ लिए जाते हैं कि किस एज के ये पोएट है और इनके फेमस वर्क्स क्या हैं। और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम आपको बहुत ही सिलेक्टेड मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही डीप होगा और टीजीटी पीजीटी के लिए टाइम भी कम ही मिल पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यही अकेले तो पढ़ना नहीं है, और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है। तो हम आपको जो भी मैटर दे रहे हैं सिलेक्टेड मैटर दे रहे हैं, अगर आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट इज स्टीफन हॉस। ये जो है अर्ली रिनेसा के पोएट होते हैं। इनका देखिए आप, हिज वेल नोन पोएम्स आर, इन्होंने जो प्रमुख पोएम्स लिखी हैं वो कौन कौन सी हैं, यही चीज इसमें आपको हम बता रहे हैं। फर्स्ट इज द पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर, इट इन्फ्लुएंस्ड स्पेंसर। फ्रेंड्स दिस वर्क इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इन्फ्लुएंस्ड स्पेंसर। ये फ्रेंड्स आप लोग इम्पोर्टेंट समझ लीजिए क्योंकि स्पेंसर जी होते हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए ये पोएम इनकी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है। सेकेंड वर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू, ये आप लोग देख लीजिएगा, आ भी सकता है। थर्ड इज द कन्वर्जन ऑफ स्वेयरर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने आपको बताया स्टीफन हॉस जी के क्या प्रमुख कार्य थे। सेकेंड इज जॉन स्केल्टन। अब इनका देखिए आप लोग, हिज वेल नोन पोएम्स आर, द फर्स्ट इज द बुक ऑफ कॉलिन क्लाउड। सेकेंड इज व्हाई कम ए नॉट टू कोट। सेकेंड वर्क इज इम्पॉर्टेंट। थर्ड वर्क इज डायर्स ऑन एडवर्ड फोर्थ। फ्रेंड्स आप यहाँ पर इनका जो सेकेंड वर्क है व्हाई कम ये नॉट टू कोट, ये इंपॉर्टेंट है, और थर्ड वाला डायर्स ऑन एडवर्ड फोर्थ, दिस वर्क इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू टू एग्जाम। थर्ड इज आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी वाला जो दिया गया है यहाँ पर ये है। इसके बाद आते हैं थॉमस याट एंड हेनरी हावर्ड। फ्रेंड्स ये पोएट्स जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और हेनरी हावर्ड को ही अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जाना जाता है। आपको कहीं भी हेनरी हावर्ड मिले तो आप ये मत समझिएगा कि इनका नाम बस हेनरी हावर्ड ही है, इनको आप लोग अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी माइंड में रखिएगा। अब देखिए इनके बारे में खास बातें, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब भी आए तो इनका नाम आप लोग माइंड में रखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम आपको बताएंगे कि ये जो थॉमस याट एंड हेनरी हावर्ड होते हैं, कहने का मतलब है कि ये लोग क्या होते हैं और क्या काम ये करके जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। दीज टू पोएट्स वर इटालियन ट्रेवलर्स। ये जो दोनों कवि होते हैं ये इटालियन यात्री होते हैं। ठीक है, दे वर इंस्पायर्ड बाय इटालियन पोएटिक टेक्निक्स एंड दे इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड व्हाट दे लर्नड इन इटली। ये होता क्या है कि इटालियन पोएटिक टेक्निक से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, ये इटालियन ट्रेवलर्स होते हैं, इटालियन यात्री होते हैं, वहां से यात्रा करके ये लोग आते हैं इंग्लैंड में, और ये इटालियन पोएटिक टेक्निक से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनको यहाँ वहां पर इटली में ये लोग देखते हैं कि वहां पर पेंटिंग किस तरीके से अलग तरीके से की जाती है, ये सब देखते हैं, और वहां पर लिटरेचर को भी ये लोग देखते हैं कि कैसे वहां पर अलग से किया जाता है, समथिंग चेंज करके वहां पर हर चीज होता है, उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तब जब वहां से यात्रा करके ये लोग इंग्लैंड में पहुंचते हैं तो वहीं पर ये लोग इंट्रोड्यूस्ड कराते हैं कि व्हाट दे लर्न इन इटली, कि इटली से इन्होंने क्या सीखा था
वही नई नई बातों को ये लोग बताते हैं इंग्लैंड में आने के बाद। तो इसीलिए आप लोग जब भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़िएगा तो थॉमस याट एंड हेनरी हावर्ड का नाम जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डीप में बताएंगे कि थॉमस याट और हेनरी हावर्ड ने इंग्लैंड में कौन सी टेक्निक लाई, क्या क्या उन्होंने यूज किया। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू आप लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहें। एक बात और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आपको आगे ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलेंगे, तो ये सब वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।